तो अब अगर मैं बात करूं x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की, तो कहाँ पे एट x इज इक्वल टू आई, ये ठीक है, इसी पे डिस्कस करने के लिए बोला है। इसका LHL कितना हो गया 1, फंक्शनल वैल्यू कितना है 0, RHL कितना है 0, ये ठीक है। इस x के लिए LHL कितना हो जाएगा, ये तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसका y इज इक्वल टू एक्स का x बराबर आई पे वैल्यू कितना होगा, आई होगा, आई होगा, और कॉन्टिन्यूस है तो तीनों ही वैल्यू कितना हो गया आई। इस पूरे को हमने क्या बोल रखा है, फंक्शन एफ एक्स, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर हम एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स के लिए एल एच एल कितना हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाला नंबर तो आई की तरफ जाएगा और ये वाला नंबर एक की तरफ जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, आई इंटू वन कहाँ जाएगा, आई की तरफ, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि पूरे का लिमिट निकालने के लिए कि इसका लिमिट, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना, ये ठीक है। ये आई की तरफ जा रहा है जो एक फाइनाइट नंबर है, और ये वन की तरफ जा रहा है वो भी एक फाइनाइट नंबर है, तो प्रोडक्ट आई की तरफ जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये ठीक है। अगर मैं आर एच एल की बात करूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू आर एच एल, मतलब ये आई को जा रहा है, ये जीरो को जा रहा है, तो आई इंटू जीरो में आई कुछ भी हो, प्रोडक्ट तो जीरो को ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ये लॉजिक देना कि आई मान लिया हमने, बहुत बड़ा इंटीजर ले लिया, 50,000 करोड़ ले लिया, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें, वो पॉइंट चाहे कितना भी बड़ा हो, जीरो से की तरफ अगर दूसरा नंबर जा रहा है, तो जिस पॉइंट की बात करें वो पॉइंट तो फाइनाइट ही है ना। मान लीजिए मेरे को क्वांटिटी चेक करनी हो 10,000 करोड़ पे, तो हम 10,000 करोड़ पे जाके खड़े हो गए। अब हमने देखा कि इधर से आ रहे हैं तो वैल्यू 10,000 करोड़ आ रहा है, और दूसरे फंक्शन का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स जीरो को, क्योंकि आई तो हमेशा फाइनाइट ही रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा ले लो। आई ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी की तरफ चल दे, ये ठीक है। एक बार हमने आई फिक्स कर दिया तो वो फाइनाइट है, और उसी फिक्स्ड आई पे कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जीरो ही आएगा चाहे आई कितना भी बड़ा हो। और अगर हम फंक्शन के वैल्यू की बात करें एफ ऑफ आई, तो उसके लिए भी इसका मिडिल वैल्यू जीरो है, इसका वैल्यू आई है, तो आई इंटू जीरो कितना हो गया, जीरो। तो फंक्शन एफ एक्स के लिए ये एल एच एल हो गया, ये आर एच एल हो गया, ये फंक्शन वैल्यू हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया या डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखते ही क्या बोलेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये आई है और जीरो है। इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, हमें मैथमेटिक्स में इस तरह की चीज़ों को रुक के एनालाइज करना चाहिए आराम से, ठीक है। हमने तो क्या बोला, कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन क्या होता है, अगर तीनों वैल्यू बराबर आ जाए तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तीनों वैल्यू बराबर ना आए तो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो जीरो और ये वाला जीरो और ये वाला जीरो तो बराबर है, वो तो दिख ही रहा है, उसमें तो हमें कोई शक ही नहीं है। अगर आई और जीरो बराबर हो जाए तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आई और जीरो बराबर कब होगा, अगर आई जीरो हो जाए, ठीक है। आई तो एक इंटीजर है, वो इंटीजर तो जीरो भी हो सकते हैं। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू जीरो की बात करें, तब तो ये तीनों का वैल्यू बराबर हो गया, मतलब एफ एक्स जो है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर हम एक्स इज इक्वल टू जीरो को छोड़ के और किसी भी इंटीजर की बात करें तो ये तीनों वैल्यू कभी बराबर ही नहीं आएगा, मतलब उस वाले केस में फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था, क्वेश्चन में उसने बोला था कि एक्स इज इक्वल टू आई, मतलब इंटीग्रल पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो। तो इंटीग्रल पॉइंट्स में हमें क्या पता लगा कि अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो की बात करें तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ये ठीक है। इफ आई इज इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये ठीक है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स इज discontinuous at all integers except x is equals to 0, ये ठीक है। फंक्शन एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वाई। इंटीग्रल पॉइंट्स पे इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो। इंटीग्रल पॉइंट तो इन्फानाइट है, तो हमने इन्फानाइट पॉइंट्स पे एक साथ डिस्कस कर ली, ये समझ में आते हैं। मतलब हमने बोला कि अगर जीरो होगा तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, बाकी जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर होगा तो डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा। अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में वो ऐसे बोले कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू वाई ये ना लिखे आगे, केवल यही बोल के छोड़ दे डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, तो जो भी हमारा आर्टिकल चला था उसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस फंक्शन को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ चेक कर लिया। जैसे x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है, उसमें जो पहले वाला x है वो तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस है, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत है ही नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को कहाँ दिक्कत हो सकती है, x इज इक्वल टू आई पे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ आ रहा है, ये जो ग्राफ बना रखा है हमने, ठीक है, इफ आई कैन शो यू, ये वाला जो ग्राफ बना रखा है, इसमें ऐसे करके इस पूरी लाइन पे यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो पूरा कॉन्टिन्यूस है। बट जैसे ये इंटीजर आया वैसे ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी आया, तो इंटीजर्स को छोड़ के और कहीं दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसने क्वेश्चन में, तो खैर इस क्वेश्चन में तो उसने बोला कि इंटीजर्स पे डिस्कस करना है, बट अगर उसने इंटीजर्स की बजाय बोला होता ना कि पूरे रियल लाइन पे डिस्कस करो, तो भी हमारा डिस्कशन एग्जैक्टली इतना ही होता। बस उसमें हम एक्स्ट्रा लाइन क्या लिखते, हम ये बोलते हैं कि x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में x हमेशा ही कॉन्टिन्यूस है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा ही कॉन्टिन्यूस है इंटीजर्स को छोड़ के। तो मतलब इंटीजर्स को छोड़ के और किसी भी x के लिए, मान लें x बराबर 1.5 की बात करें या 1.3 की बात करें, तो x बराबर 1.3 पे तो x मतलब जो प्रोडक्ट लिखा हुआ उसमें ये x और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों ही कॉन्टिन्यूस है, तो इनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्योंकि जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में, इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने एक जगह ऐसे लिखाया था कि एक्स इज इक्वल टू ए पे अगर पहला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है दूसरा भी कॉन्टिन्यूस है तो उसका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस रहेगा। वो वाली चीज़ लग जाएगी बाकी सब जगह इंटीजर्स को छोड़ के, ठीक है। तो नटशेल में हमने क्या बोला कि अगर इस क्वेश्चन में वो ये बोलता ना कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो और इतना बोल के वो चुप हो जाए, मतलब वो ये सब ना बोले कि एक्स इज इक्वल टू आई पे, तो भी हमारा जो एनालिसिस होगा वो ये होगा कि अगर x इंटीजर नहीं है तो दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, x भी कॉन्टिन्यूस है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस होगा, इसलिए वहां हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर x इंटीजर है तो एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस में हम डायरेक्टली नहीं बता पाते, डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस, उसके लिए फिर हमें ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा। तो जब हमने एनालाइज किया, जैसे ये हमने एनालाइज किया, तो हमें पता लगा कि उसमें से केवल जीरो पे ही कॉन्टिन्यूस होगा, बाकी सब जगह डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये ठीक है। एग्जांपल 2 ले लिया, मान लिया से हमारे पास है साइन एक्स, चलो क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं प्रॉपरली। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स, ये ठीक है। अब हमारा आंसर, जैसे सिग्नम एक्स का आई होप तुम्हें याद होगा ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये तो सिग्नम एक्स हो गया, कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने ऐसे लिखा साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स, ये ठीक है, इसको कहाँ दिक्कत है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे बस, और बाकी सब जगह तक कॉन्टिन्यूस ही। दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, एंड दिस इज कॉन्टिन्यूस इन आर, ये ठीक है। ये तो पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस है। तो प्रोडक्ट फंक्शन को हम एनालाइज कैसे करें, दूसरे पहले की वजह से कोई दिक्कत नहीं, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, दूसरे को कहाँ दिक्कत है, 0 पे। तो अगर हम 0 की बात ना करें, मतलब अगर हम बोलें एट एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है,
देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। अगर ये तो पक्का है कि अगर x जीरो के बराबर नहीं है तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है। क्यों कॉन्टिन्यूस है? एज पहला भी कॉन्टिन्यूस है, दूसरा भी कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस क्या होगा? कॉन्टिन्यूस किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, अब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो की बात कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमारा एक फंक्शन है साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है सिग्नम एक्स। ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू जीरो पे कितना होता है? जीरो। और साइन एक्स का तो ग्राफ हमें पता है कॉन्टिन्यूस होता है, उसके ग्राफ में तो कोई ब्रेक आता नहीं है। तो अगर वैल्यू जीरो है तो एल एच एल भी जीरो आएगा, आर एच एल भी जीरो आएगा, तीनों जीरो आएंगे तभी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो केवल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए केवल वैल्यू जानना सफिशियंट है, बाकी एल एच एल आर एच एल तो उतना ही होगा। तो उसके लिए तो तीनों वैल्यू कितना हो गया? जीरो जीरो जीरो। सिग्नम एक्स की अगर हम बात करें इस ग्राफ से, जीरो से पहले तो इसके ऊपर चल के ऐसे आएंगे तो वो तो -1 वैल्यू होगा। अगर मैं जीरो की तरफ राइट हैंड साइड से आऊँ तो वो ऐसे आएंगे, इसके ऊपर वैल्यू कितना हो जाएगा? +1। और जीरो पे वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो अगर मैं सिग्नम एक्स की बात करूं तो एल एच एल इसका -1 है, आर एच एल इसका 1 है, और फंक्शनल वैल्यू कितना है? 0। ठीक है, अच्छा ये सब कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? ये सब कहानी हमने एक ऐसे करके थ्योरम लिखाया था, सो कॉल्ड। हम लोगों ने एक फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, उसमें अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसके लिए पहला चीज, अगर ये थ्योरम लगाना चाहते हैं तो पहला चीज इसके लिए तीनों एग्जिस्ट करना चाहिए। ये ठीक है, हमने बोला था एल एच एल, आर एच एल और जी ए सब एग्जिस्ट करना चाहिए डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए। उसके बाद अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है अगर उसका वैल्यू जीरो हो जाए तब तो पूरा प्रोडक्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और अगर जीरो ना हो तो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को अब हम यहाँ पे आ गए। अगर मैं थ्योरम लगाना चाहूँ डायरेक्टली तो ये तो मैं समझाने में इतना देर लगा रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं समझ में आता है तो मैं ओरली बता सकता हूँ आंसर विदाउट कुछ सॉल्व किए। मेरे को पता है साइन एक्स के लिए जीरो आएगा, सिग्नम एक्स के लिए तीनों वैल्यू आ ही जाएगा, -1, 0 और 1। और साइन एक्स की वैल्यू अगर जीरो है और कॉन्टिन्यूस है तो पूरा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो सिग्नम एक्स के लिए तीनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, पहला कंडीशन तो यही था। दूसरा जो साइन एक्स जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसका वैल्यू इस पॉइंट पे कितना है? 0 0 0। तो दिस इंप्लाइज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन को एनालाइज करते समय हमने दो पार्ट में ब्रेक किया कि अगर एक्स जीरो नहीं है तब तो जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है उसमें वैसी दिक्कत नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूस ये भी कॉन्टिन्यूस, तो प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर एक्स जीरो है तो एक कॉन्टिन्यूस है और एक डिसकॉन्टिन्यूस है, तो डायरेक्टली तो विदाउट फंक्शन जाने तो मैं नहीं बोल सकता क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। अब उस कुछ भी हो सकता है मतलब एनालाइज करना पड़ेगा। जब मैंने एनालाइज किया तो मेरे को पता लगेगा कि जो ऊपर वाला थ्योरम है वो लग जाएगा। अगर वो भी नहीं लगता मान लिया तो फिर हम प्रॉपरली सॉल्व करते, फिर हम पूरे फंक्शन का एल एच एल निकालते, आर एच एल निकालते एंड फंक्शनल वैल्यू निकालते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अगर एक्स जीरो नहीं है तो भी कॉन्टिन्यूस, अगर एक्स जीरो है तो भी कॉन्टिन्यूस। तो मैं पूरा फाइनल आंसर ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन आर। जीरो पे भी कॉन्टिन्यूस है और जीरो को छोड़ के बाकी सब जगह भी कॉन्टिन्यूस है, तो आर में कॉन्टिन्यूस हो गया। एज सिंपल एज दिस। ठीक है।